नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइस एकेडमी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, फिरोज शाह तुगलक के जो सैनिक अभियान थे, उन पर हमने चर्चा की थी। तो आज हम चर्चा करेंगे उसके प्रशासकीय कार्य। ठीक है? ठीक है? आज हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के प्रशासकीय कार्य। सबसे पहले तो उसने जो प्रशासकीय कार्य थे, उसमें जो मैंने आपको बताया था अलाउद्दीन खिलजी के जो शासनकाल में हमने जो पढ़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा जो शासक था जिसने सैनिकों को वेतन देना प्रारंभ किया था। इसने क्या करा? इसने जो वेतन था उसको वेतन की जगह पर सैनिकों को फिर से जमीन जमीन देना प्रारंभ किया। जमीन देना प्रारंभ किया किसको? सेना को। जमीन का टुकड़ा दिया जाता था, उस जमीन से जो भी कर मिलेगा वो कर आपका है, आप रख लीजिए। ठीक है? ऐसे इसने जो है जमीन वितरित की इसमें सैनिकों में। जब कुल मिलाकर इसने जो सैलरी वाली चीज थी, जो इनकम वाली चीज थी, वो इसने खत्म कर दी। ठीक है? इसने कहा हम सैलरी नहीं देंगे, हम तुमको जो है जो पैसा होता है वो नहीं देंगे कैश में, हम तुमको जमीन देंगे, उस जमीन पर जो भी उपज हो, उसका जो भी कर हो वो तुम रख लो। ठीक है? तो जमीनें अथाह बांटी गई सैनिकों को। उसके बाद नंबर 2, सैनिकों को जो सैलरी दी जाती थी उस तनख्वाह के लिए जमीन दी गई। और जो सरदार थे, सरदार, अमीर, उलेमाओं को भी, सरदारों को, अमीरों को और उलेमाओं को भी जमीनें बांटी गई। जो जागीरें थी, जो इक्ता थे वो बांटे गए। ठीक है? इसके साथ साथ इसने अपने शासनकाल के जो जितना भी साम्राज्य था उसको एकताओं में बांटा। ठीक है? वहां पर सरदार नियुक्त किए। और इसके साथ ही साथ इसने वहां की जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है उनको केंद्र से विच्छेदित करके रखा। ठीक है? आप समझ पा रहे होंगे, इसने केंद्र से विच्छेदित करके रखा। इसके साथ ही साथ जो कर व्यवस्था थी इसने नीलामी की। जो राजस्व होता है, राजस्व तथा राज्य के बड़े बड़े पद नीलाम करे। मतलब सोच पा रहे हैं आप इसको? आप मूवी में देखे होंगे या फिर टीवी में किसी शो में देखे होंगे कि ऑक्शन होता है, नीलामी होती है चीजों की। कोई घर हो गया, कोई कार हो गई, या फिर कोई भी चीज होती है उसकी जो है नीलामी होती है। अब नीलामी में क्या होता है समझिए। नीलामी में ये होता है कि 1 रुपए की चीज, 1 रुपए की चीज वो 100 रुपए तक बिक सकती है। 100 रुपए तक बिक सकती है। ठीक है? मतलब जो नीलाम होती है तो 100 रुपए तक उसका पहुंच सकता है रेट, क्योंकि हर कोई इसमें पैसा लगाता है ना अपना। एक बोलता है जैसे 1 रुपए से छुई, दूसरा बोलता है 2 रुपए देंगे, तीसरा बोलता है 3 रुपए देंगे, और चौथा बोलता है 4 रुपए देंगे। तो तब तक बोली लगती है नीलामी में जब तक कि कोई हाई पेड ना, मतलब जो सबसे ज्यादा कीमत लगाएगा उसको वो पद दिया जाएगा। ठीक है? तो इससे होता क्या था, इससे नुकसान ये होता था कि जैसे मान लीजिए राजस्व है, कर जुटाने वाली जो व्यवस्था होती है, मान लीजिए कि ये किसी ने खरीदा, ठीक, 40 लाख टके में खरीद लिया। अब 40 लाख टके में अगर उसने खरीदा है तो उसका यही प्लान रहेगा ना कि मैंने जो 40 लाख सल्तनत को दिया है, जो सुल्तान को दिया है इस पद को खरीदने के लिए, तो कम से कम मैं उससे दुगना तिगना तो कमा सकूं। वो कमाएगा, उससे किसानों पर लोड पड़ेगा, किसानों से ज्यादा पैदावार करनी करी जाएगी, उनकी पैदावार ज्यादा हो नहीं पा रही है लेकिन पैसा ज्यादा वसूल किया जाएगा। ये होगा। अब सुल्तान ने भेज दिया तो सुल्तान इसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकता। ठीक है? ये नुकसान थे इसके। इसके साथ ही साथ राजस्व के राज्य के और जो बड़े बड़े पद थे, जैसे कि सरदारों के पद थे, अमीरों के पद थे, या फिर जो राज्यपाल के जो पद होते हैं वो सभी नीलाम किए गए। ठीक है? लेकिन सुल्तान इस मामले में इतना बुरा भी नहीं था, क्योंकि उसने अलाउद्दीन उसने मोहम्मद बिन तुगलक को देखा था।
उसके शासनकाल को देखा था कि कैसे किसानों को विद्रोह हो रहे थे, दक्कन में कैसे विद्रोह हुए थे, मैंने आपको बताया था, क्योंकि वहां पर टैक्स बढ़ा दिए गए थे और टैक्स तब भी ले जा रहे थे ज्यादा जबकि जो अकाल पड़ा हुआ था, फसल नहीं हो रही, लेकिन उनको टैक्स से मतलब था, ठीक है, किसको, जो अधिकारी लोग थे। तो उसने इस चीज से बचने के लिए क्या करा, इसने अकाल में अकाल में कर निषिद्ध अकाल में कर जो था वो अधिकारियों को मना किया गया था कि अकाल अगर पड़ता है तो किसानों से जबरन कर वसूल नहीं किया जाएगा। अगर उनकी क्षमता है, उनके पास बचा हुआ है तो वो देंगे, अन्यथा किसी में आप उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, इतना इसने अच्छा किया था। ठीक है, और इसके साथ ही साथ इसने, ये पहला सुल्तान है जिसने अपने राज्य की जो खालसा भूमि थी, खालसा भूमि बोलते हैं, खालसा खालसा भूमि, खालसा भूमि का मतलब होता है राज्य की भूमि, राज्य की भूमि। कंफ्यूज मत होइएगा, आप ये मत कहिएगा कि सर पूरी जो सल्तनत है, पूरी दिल्ली है, उस पूरे ही राजा का है, ऐसी बात नहीं है। समझिए, खालसा भूमि वो भूमि जिस पर से टैक्स लेते हैं हम, लेकिन वो केंद्र से डायरेक्ट जुड़ी हुई होती है, केंद्र से डायरेक्ट जो जमीन जुड़ी हुई होती है, केंद्र की डायरेक्ट जो जमीन होती है वो खालसा भूमि कहलाती है। ऐसे तो जो गांव है, जो शहर है, वो सभी जो है सल्तनत के अंतर्गत आते हैं, सुल्तान के अंतर्गत अंतर्गत आते हैं, लेकिन वो सुल्तान के एकता के सरदार के अंतर्गत होते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा जो खालसा भूमि होती है वो खालसा भूमि केंद्र के सीधे, जैसे सरकार के पास जमीन पड़ी हुई है, ठीक है, जो उपजाऊ नहीं है, उपजाऊ है, सरकार सीधे उसमें फसल दबा रही है अपने लिए, तो वो सारी जमीन खालसा भूमि होती है। ठीक है, तो खालसा भूमि, हाँ, जो फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था जिसने खालसा भूमि और केंद्र की जो जितनी भी आय होती है उसका ब्यौरा तैयार करवाया। ठीक है, किसके जरिए, समझिए, ख्वाजा नामक एक व्यक्ति था जिसने जो केंद्र की जितना भी आय और व्यय होता है उसका ब्यौरा तैयार किया। ठीक है, आय और व्यय का ब्यौरा तैयार किया। जैसे हमारे यहाँ जो क्षेत्र होता है, जो अपने का क्षेत्र होता है, ठीक है, तो उसमें फाइनेंशियल ईयर में जो बजट तैयार होता है सरकार का, केंद्र सरकार का बजट तैयार होता है, तो उस बजट में हम तय करते हैं कि हम पूरे साल का हमारा जो खर्चा क्या है, हमारी आय कितनी होती है, हम किस चीज पे कितना खर्च करेंगे, वो बजट तैयार करना, वो ख्वाजा जहां से करवाया था किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था जिसके शासनकाल में बजट तैयार किया गया। ठीक है, तो कितना था समझिए, 6 करोड़, ठीक, 85 लाख, 6 करोड़ 85 लाख टके, ये जो व्यय था, जो मालगुजारी थी, वो तय की गई। ठीक है, ठीक है, ये टोटल साल भर का खर्चा था। ठीक है, ये हमने बजट बना लिया कि हमको इतना हमारा व्यय होता है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था जो राज्य के बड़े बड़े पद थे वो नीलाम किए गए, लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात थी। क्या बात थी, ये सुल्तान पहला सुल्तान ऐसा है जिसने राज्य के जो पद दिए गए, ठीक है, चाहे नीलाम करिए चाहे आप डायरेक्ट दीजिए, आप तो सुल्तान सुल्तान ही रहेंगे। तो सुल्तान ने हमारे ऊपर कृपा की, हमको ये राज्य दिया, हमको ये जगह दी। ठीक है, तो उसके लिए जो राज्यपाल हुआ करते थे, जो सरदार लोग हुआ करते थे, वो क्या देते थे, उपहार देते थे। उपहार स्वरूप मतलब कुछ धन भेंट या फिर कुछ और लेकर आते थे, चीजें वो देते थे, जैसे दास दासियां। तो वो सारी चीजें इसने निषिद्ध कर दी।
ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने उपहार लेने पर या देने पर जो है इसने प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी जो है किसी को उपहार नहीं देगा, खासतौर पर मुझे तो बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है, इसने प्रतिबंध लगा दिया। मान लीजिए कोई उपहार दे रहा है, कि उपहार देने के बाद अपने काम करवा रहा है, ठीक है, ये हो रहता है, इसलिए इन चीज से बचने के लिए इसने ऐसा किया। अब जानिए कि आय कैसे होती थी, राज्य की जो आय थी वो कैसे होती थी। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का फिर से प्रथम सुल्तान माना जाएगा। किस चीज के लिए? लगभग जो 24 से ज्यादा जो टैक्स थे, 24 से ज्यादा कर, उनको बंद करने के लिए। लगभग लगभग 24 से ज्यादा 24 से ज्यादा कर बंद कर दिए। ठीक है, कहीं कहीं आपको 22 मिलेगा, ठीक है, 24, 26, ये करों की संख्या, मतलब कुल मिलाकर छोटे मोटे जितने भी कर चल रहे थे वो सारे इसने बंद कर दिए। ठीक है, क्यों बंद कर दिए? क्योंकि ये इस्लाम का कट्टर समर्थक था। ये इस्लाम के अलावा कोई भी अगर टैक्स लग रहा है तो वो पैसा हराम का माना जाएगा, उस पैसे को नहीं लेना चाहता ये। तो उसके लिए इसने क्या करा? तो आय कैसे होती थी? शासन की आय के स्रोत। शायद आपको याद हो तो मैंने जब इस्लाम का वो उदय पढ़ा रहा था, इस्लाम का विस्तार पढ़ा रहा था, तो मैंने उसमें बताया था आपको कि इस्लाम के हिसाब से 4 टैक्स लिए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला तो खिराज, ठीक है। नंबर 2 खुम्स। नंबर 3 जकात। नंबर 4 जजिया। इस्लामी कानून के हिसाब से ये 4 कर जो है लागू करने चाहिए। ठीक है, ये जो पहला कर है ये आपका है जो भूमि कर होता है, खिराज भूमि कर। और आपका जो जकात है ये मुसलमानों से लिया जाने वाला कर है। ठीक है, ये था आय का 1/10। ठीक है, जो कृषि फसल हुई है उसका 1/10। ठीक है, और ये जो जकात है मुसलमानों से लिया जाता था 1/40। ठीक है, फसल का उनका ये धार्मिक कर है जकात। और ये जजिया ये हिंदुओं से लिए जाने वाला कर है। ठीक है, ये हिंदुओं से लिए जाने वाला कर है। खुम्स, ये खुम्स क्या था? खुम्स लूट का माल। ये कितना लेते थे? समझिए इसको, लूट का माल जो था, लूट का माल 1/5 सेना के लिए, सेना के लिए। और 4/5 राज्य के लिए, राज्य के लिए मतलब सुल्तान के लिए। अब आप इसमें ये समझ लीजिए, जो 1/5 है सेना के लिए और 4/5 यानी सेना के लिए कम रखा गया है और राज्य के लिए ज्यादा है, सुल्तान के लिए ज्यादा है। दिल्ली सल्तनत में 2 सुल्तान हुए हैं जिन्होंने सेना को कम दिया है, खुद ज्यादा रखा है। कौन से? पहला अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक। ये 2 याद रखिएगा, ये 2 जिन्होंने जो खुम्स है लूट का माल वो सेना को कम दिया। इतनी सी बात ध्यान रखिएगा। तो ये 4 जो कर थे ये थे, ये जो लागू किए गए। इसके अलावा सुल्तान ने, इसके अलावा सुल्तान ने सिंचाई कर लागू किया। ये कितना होता था? ये भी लगभग 1/10, 1/10 फसल का होता था। ठीक है, सिंचाई कर इसलिए क्योंकि इसने नहरें बनवाई थी, सिंचाई के लिए इसने नहरें। अब नहरों का निर्माण करवाया है तो हम पैसा तो लेंगे, फ्री में तो हमको नहीं करने देंगे। तो इसीलिए सिंचाई का जो है पैसा लिया करता था। ठीक है, अब सिंचाई के लिए इसने नहरें बनवाई थी, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं।
ठीक है, नेहरू का रिवॉर्ड। ये दो बड़ी नहरें हैं जिनका इसने निर्माण करवाया था, ठीक है। और राज्य की जो अधिकतर जो सिंचाई होती थी इन्हीं नदियों से होती थी, ठीक, इन्हीं नहरों से होती थी। अब ये जो नहरें थी, इसने इसके समय नहरों का इतना ज्यादा विकास हुआ जिसकी वजह से जो नहरों के किनारे लगभग 50 से ज्यादा जो गांव थे वो बस गए। ठीक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब कितना ज्यादा नहरों का फायदा हुआ होगा, ठीक है। बड़ी नहरें ये जो थी वो केंद्र द्वारा स्थापित की जाती थी, उनका निर्माण करवाया जाता था। और जो छोटी नहरें थी वो जो इक़्तिदार होते थे, जो प्रांतपति होते हैं उनके द्वारा करवाया जाता था, ठीक है। ये नहरों का कार्य आपको फिलहाल लोक कल्याण कार्य में आता है, पर समझ लीजिए इसमें, ठीक है। जो फिरोज शाह तुगलक ने जो कर हटाए थे, मैंने आपको बताया उसने लगभग कितने, लगभग 24, लगभग 24 कर बंद किए, ठीक है। अब इन 24 करोड़ बंद करने पर जानते हैं राज्यों को कितना नुकसान हुआ होगा? ऑब्वियस बात है, नुकसान तो होगा ही, फायदा तो नहीं होगा। इन करोड़ से जो पैसा मिलता था वो लगभग 30 लाख टके, लगभग 30 लाख टके का नुकसान। नुकसान हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन हम हराम का पैसा नहीं खाएंगे। ये फिरोज शाह तुगलक की नीति थी, क्योंकि वो इस्लाम का कट्टर समर्थक था, इस्लाम के नियमों को मानता था, ठीक। मैंने आपको बताया था जब वो बंगाल विजय करने गया था तो वहां पर जो राज परिवार के लोग थे, जो मुसलमान लोग थे, उनको इसने नहीं मारा। कारण जब अफीफ ने इसने पूछा तो अफीफ को इसने जवाब दिया था कि मैं सच्चा मुस्लिम हूं, मैं किसी मुस्लिम के खून से अपने हाथ नहीं रखूंगा, ठीक है। तो ये कट्टर मुस्लिम जो है समर्थक था, ठीक है। और इसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं। दिल्ली सल्तनत का ये पहला सुल्तान है जिसने जिसके समय में जो दासों की संख्या थी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसने दास, मैंने आपको बताया, जैसे आपने पढ़ा होगा जब दास वंश हमने पढ़ा था, तो दिल्ली सल्तनत का उदय ही दासों से हुआ है। लेकिन जो सब हर शासक दास अपने रखता है कुछ ना कुछ, ठीक है। उनको प्रशिक्षण देता है, उनको सेना में शामिल करता है, योग्य होने पर उनकी वफादारी जो है साबित होती है तो उनको बड़े बड़े पद दिए जाते हैं, ठीक है। और वही सल्तनत के जो विस्तार में योगदान देते हैं। लेकिन फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक फिरोज फिरोज के शासन काल में लगभग, आपको क्या लगता है कितने, मतलब कितनी संख्या हो सकती है गुलामों की? ठीक है, 10, 20, 100, 200, 1000, 2000? नहीं, 1,80,000 दास, या कह लीजिए गुलाम थे। छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। एक तो राज्य के पास वैसे भी आय के स्रोत कम कर दिए गए हैं, मैंने आपको बताया। इसने लगभग 22 से 24 कर जो थे वो खत्म कर दिए, ठीक है। और ऊपर से ये एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, अब दास रखोगे, उनका खाना पीना, उनका रहन सहन और उनको प्रशिक्षण देना, इन सब में पैसा जाता है ना। और फिर इनको प्रशिक्षण देने के बाद, इनको सुधारने के बाद फिर तुम क्या कर रहे हो, फिर उनको नौकरी दे रहे हो, तो इससे पैसा जा रहा है ना राज्य का, अब पैसा आ नहीं रहा है, ठीक है। 1,80,000 दास, और यही संख्या नहीं है, इसके अलावा संख्या बढ़ती जा रही है। जिस भी युद्ध में जा रहे हैं, जहां कहीं किसी को बंदी बना रहे हैं, जो सैनिक हैं, जो सैनिक है, बंदी लोग हैं, उन सबको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किसी को सेना सेना का या किसी को प्रशासन का जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ठीक है। और उनको जो सल्तनत है, जो सुल्तान है, उसके लिए सेवा के लिए तैयार किया जा रहा है। और ये संख्या रुकी नहीं है, ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, ठीक है। और ये दासों की जो संख्या है, ये जो दासों की समस्या है, इसी के कारण आगे चल के जो है जो तुगलक वंश है इसका पतन होता है, ठीक है। बहुत बड़ा योगदान निभाता है ये, ठीक है। इसके लिए एक विभाग बनाया गया, दास विभाग।
दीवान ए बंदगान, दीवाने बंदगान इसकी स्थापना की, ठीक है। ये अब इसमें जो तीन अधिकारी थे बड़े बड़े, ठीक है, दासों के अलग अलग प्रकार के दास थे, जैसे मान लीजिए मंगोल दास है, गोरे दास है, काले दास है, मुस्लिम दास है, हिंदू दास है, अंतर होता है ना इनमें, तो इनके हिसाब से इनके अधिकारी बनाए गए थे। अर्ज ए बंदगान, अर्ज ए बंदगान। गुलामों की भर्ती एवं निरीक्षण, ठीक है। अर्ज ए बंदगान गुलामों की भर्ती करता था और उनका फिर निरीक्षण करता था कि वो अपने काम को सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सुल्तान के प्रति कितने योग्य हैं, कितने वफादार हैं भी कि नहीं, उसका सारा जो जानकारी जुटाने का कार्य था वो अर्ज ए बंदगान का था। पहले भर्ती करते थे, ठीक। नंबर 2, ये कौन था? दासों का दीवान, दासों का दीवान, ठीक है। दीवान का काम क्या होता है? दीवान का काम होता है उन पर नियंत्रण रखना, उनका लेखा जोखा रखना, ठीक है, उनके सभी कार्यों का ब्यौरा देना सुल्तान को, ठीक है, विवरण उनका तैयार करना हमेशा, ठीक है। नंबर 3, नंबर 3 नायब शाह गौरिये, ठीक है। ये था गोरे गुलामों का अधिकारी। गोरे गुलाम कौन होते थे? गोरे गुलाम जैसे कि जो मंगोल हैं, जो मध्य एशिया से आए हुए लोग हैं, ठीक है, उनको जो गुलाम बनाया गया, उनको पकड़ा गया, तो वो सभी लोग गोरे थे, उनको गोरे गुलाम कहा गया, ठीक है, गोरे गुलाम कहा गया, ठीक। इसके समय में जो गुलाम थे, गुलामों के निर्यात निर्यात पर प्रतिबंध मतलब ये कि गुलाम हमने बनाए थे लोगों को, लेकिन हम उनको बेचेंगे नहीं, हम उनको बाहर भेजेंगे नहीं। जैसे कि कोई भी हम फसल उगाते हैं, कोई फल सब्जी उगाते हैं, कपड़े बनाते हैं, हम मशीनें बना रहे हैं, हम उनको दूसरे देश में भेजते हैं ताकि वहां से पैसा आए। गुलाम बेचने के लिए नहीं है, ना अपने देश में ना दूसरे। निर्यात का मतलब होता है अपने देश से सामान हम बाहर भेजते हैं, तो गुलाम बेचने के लिए नहीं है, ठीक। उनका निर्यात नहीं होता था, सुल्तान अपने पास ही रखता था उनको, ठीक। ये हो गया आपका जो उसका प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वो हो गई है। ये उसके कुछ प्रशासनिक कार्य हो गए हैं, प्रशासनिक सुधार हो गए हैं जिन पर हमने चर्चा की, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। कल हम चर्चा करेंगे इसके लोक कल्याणकारी कार्य, इसके जो धार्मिक नीति है उन पर हम कल चर्चा करेंगे। चलिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।